हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से देश की आज़ादी में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले बात करें हम लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी रिटायर होने के बाद, जिसका नाम ए.ओ. ह्यूम था, उसने इसकी स्थापना की थी। बेसिकली ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जिसने कि 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना इसने की थी। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है, ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। वस्तुतः ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। लेकिन जब 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। लेकिन जब इसका पहला अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर के दिन, तो हमारे एक नेता थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही सुझाया था कि इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन की बजाय इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनियन नहीं बल्कि ये जो है एक कांग्रेस है। इसीलिए इसका नाम बदल करके 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था बम्बई में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसमें कुल 72 लोग शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में। इसमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों में से दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता भी शामिल थे इसमें, काशीनाथ तेलंग थे, इनके साथ दिनसा वाचा भी थे, और साथ में बी राघवाचारी और एम सुब्रमण्यम भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसके पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था, जो कि इस कांग्रेस के संस्थापक भी थे। इसके अलावा ये जो कांग्रेस संस्थान को बनाने वाले थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, इनकी जीवनी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी और उसका नाम है विलियम बेडरबन। क्या नाम है? विलियम बेडरबन के द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई थी। लेकिन 1916 ईस्वी में हमारे देश के एक क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखा यंग इंडिया के नाम से, और उस पुस्तक में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल के सिद्धांत पर काम करने वाली संस्था बताया था। बेसिकली सेफ्टी वाल का सिद्धांत होता क्या है? तो कुकर में आप खाना बनाते होंगे, आपने देखा होगा कुकर में जहाँ सीटी लगी होती है, उससे जस्ट नीचे के साइड में आप देखेंगे एक छोटा सा वाल्व लगा हुआ होता है, ताकि बाय द वे कभी ऐसा हो कि सीटी जाम हो जाए तो उस कंडीशन में वहां से वो वाल्व निकल जाए और जो कुकर का प्रेशर है वो वहां से निकल सके। इसी तरीके के सिद्धांत पर कांग्रेस कार्य करती है, ऐसा लाला लाजपत राय जी का कहना था कि हमारे देश में जनता का जब आक्रोश बढ़ता है तो वो कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह कांग्रेस के सेफ्टी वाल्व से उस आक्रोश को अंग्रेज शांत करने का काम करते हैं। इसके अलावा आर.पी. दत्त, एम.एम. गोलवारकर, सी.एफ. एंड्रूज इस कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार का हाथ मानते हैं। इन लोगों का मानना था कि जो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ये अंग्रेजों की देन थी। साथ ही हमारे देश के एक क्रांतिकारी नेता और हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कांग्रेस को तड़ित चालक सिद्धांत पर काम करने वाली संस्था बताया था। बेसिकली तड़ित चालक सिद्धांत होता क्या है? तो बिजली से घरों को बचाने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि घरों के ऊपर आपने देखा होगा, घरों के ऊपर, इमारतों के ऊपर एक रॉड लगा दिया जाता है।
लोहे की छड़ लगा दी जाती है, जिससे कि उस छड़ के माध्यम से गिरने वाली आकाशीय जो बिजली है वो ज़मीन में सीधे तौर पर चली जाती है। वो जो है उस मकान को नुकसान नहीं पहुँचाती है और इसी तरीके का कांग्रेस काम करती है, ऐसा कहना था गोपाल कृष्ण गोखले जी का। उनका कहना था कि हमारे देश में जो अंग्रेज़ी शासन हुकूमत करती है, इस पर जनता के आक्रोश की जब बिजली गिरती है, तो वो इस कांग्रेस के तड़िक चालक नामक सिद्धांत से ये होकर के समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो था, वो ये था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का कि देश में व्याप्त धर्म, जाति, वंश एवं प्रांत संबंधी विवादों को समाप्त करके एक राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षित वर्ग के सहयोग से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण किया जा सके। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का परिदृश्य था। साथ में हमारे देश के जो क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है। क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत में वायसराय जो है वो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था और लाला लाजपत राय कहते थे कि ये डफरिन के ही दिमाग की उपज है कि भारत में कांग्रेस का गठन किया गया है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के संबंध में एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है तथा भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसके मरने में शांतिपूर्ण रूप से सहयोग कर सकूं। ये भारत में वायसराय था जो लॉर्ड कर्जन, उसने कांग्रेस के बारे में वक्तव्य दिया था। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में वक्तव्य दिया कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हुए लोग हैं और लॉर्ड डफरिन ने एक और वक्तव्य दिया था कांग्रेस के बारे में। उसने कहा कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या अत्यंत ही सूक्ष्म है। कांग्रेस भारत के बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा लॉर्ड डफरिन ने कहा था ताकि भारत के जो अन्य लोग हैं जो कि कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको उकसाया जा सके। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने इस तरीके का बयान दिया था। इसके अलावा हमारे देश के एक और नेता जिनका नाम था बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है वो एक याचना वाली संस्थान है। ये जो है वो अपने नियमों के लिए, अपने कानूनों के लिए, अपनी मांग के लिए ये अंग्रेजों के सामने याचना करने का काम करती है कांग्रेस, ऐसा बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से जो क्रांतिकारी नेता आते थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि यदि हम मेढक की तरह साल भर में सिर्फ एक बार टरटराएंगे तो इससे भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। ये कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था और उसी अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाना था वो लिया जाता था और वो अंग्रेजों को भेजा जाता था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर एक ही बार हम लोग टकराएंगे तो उससे भारतीयों की जो मंशा है वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। भारतीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत में अंग्रेजों का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये छोटे-छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1869 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ताकि कांग्रेस के लिए अंग्रेजों से समर्थन जुटाया जा सके और इसके प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड में एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित करनी शुरू की गई और उस पत्रिका का नाम रखा गया था इंडिया।
आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया पत्रिका का किससे संबंध है, तो इसका संबंध ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया से है, जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी विलियम डिग्री के द्वारा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना की राजनीति करने का आरोप लगाया था और कांग्रेस का जो 1916 ईस्वी वाला लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। कौन कौन से भाग में, सॉरी। इसके अलावा कांग्रेस का जो 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाषण देते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। जो गरम दल के नेता थे लाल, बाल और पाल, इस गुट से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, ये 1920 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बाकी इनमें से कोई भी गरम दल का नेता कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाया था। कांग्रेस को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में रखी थी। कांग्रेस के माध्यम से स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जब कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता की जा रही थी, तो वहीं स्वराज को फिर से 1906 ईस्वी में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, वहीं पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और कहा था कि भारतीयों के लिए खुद का शासन होना चाहिए, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बनने वाले कुछ प्रमुख लोग, जैसे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन पहले बनने वाली थी, तो वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो वो बने थे जॉर्ज यूले। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ एक बार की थी, 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1924 में, वहीं पर महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और स्वतंत्रता के समय जब देश आजाद हुआ, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी हुआ करते थे। कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी हुआ करते थे। हमारा देश जब आजाद हो गया, तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जिसने की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इसको अब भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब आजादी की लड़ाई समाप्त हो चुकी है और हमारा देश आजाद हो चुका है। ये तो कांग्रेस के तथ्यों के बारे में बात रही, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशनों से बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या फिर उस अधिवेशन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में कि कौन सा अधिवेशन महत्वपूर्ण रहा था, कौन उसके अध्यक्ष रहे थे,
और साथ ही साथ उसमें कौन-सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। तो हम लोग बात करें तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। चूँकि ये पहला अधिवेशन था इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये याद होना चाहिए कि ये किस वर्ष में हुआ 1850 ईस्वी में। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन हुआ था और इसमें 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग? 72 लोग शामिल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित कराया गया और कलकत्ता में दूसरा अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को और ये पारसी धर्म से बनने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पर लॉर्ड जो डफरिन है, इस आयोजन के संबंध में यहाँ पर गार्डियन पार्टी का भी आयोजन किया था लॉर्ड डफरिन ने, जो कि भारत का उस समय वायसराय था। इसके बाद हम लोग बात करें तो 1887 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जो कि मद्रास में हुआ था और यहाँ पर पहली बार कोई मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये मद्रास में 1887 के अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यहाँ पर सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। इससे पहले सारे भाषण जो है वो अंग्रेजी भाषा में हुआ करते थे, क्योंकि ये सारे लोग पढ़े-लिखे पृष्ठभूमि से आते थे। लेकिन जब ये कर्नाटक में हुआ तो यहाँ पर तमिल भाषा में पहली बार यहाँ पर भाषण दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस का 1888 का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसे कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई यूरोप का व्यक्ति जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और उनका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था? जॉर्ज यूले था, जो कि यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जब प्रयागराज का अधिवेशन हुआ था तो इसमें पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था और हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय, पंजाब वाले इलाका के जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। इसके अलावा कांग्रेस का अधिवेशन 1896 वाला महत्वपूर्ण है। ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे और वहाँ पर वंदे मातरम गीत को गाया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की, तो इसके बाद बात आती है यहाँ पर बनारस अधिवेशन की, जो कि हुआ था 1905 ईस्वी में। जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन का कांग्रेस ने समर्थन किया था। बंगाल विभाजन का आलोचना किया था और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का इसने समर्थन किया था। इसलिए ये जो कांग्रेस का 1905 ईस्वी का बनारस का अधिवेशन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 1906 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और यहाँ पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए स्वराज होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो था कलकत्ता का अधिवेशन। इसके बाद 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया और यहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें जो बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की चलाने की प्रक्रिया को लेकर के
कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में यहाँ पर झगड़ा हो गया। मारपीट की नौबत आ गई और इसीलिए इस गुजरात के सूरत वाला जो अधिवेशन था 1907 का, यहाँ पर कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल के रूप में। और आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन-सा अधिवेशन था जहाँ पर कि नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे? तो ये था सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसके बाद 1911 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कलकत्ता का था 1911 ईस्वी का। इसीलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 1912 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये बांकीपुर में आयोजित किया गया। बांकीपुर है कहाँ पर? तो ये पड़ता है बिहार में। बिहार की राजधानी जो पटना है, उसी के पास में पड़ता है बांकीपुर और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1911 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग किया गया था और इसके ठीक अगले ही साल बिहार के बनने के बाद ही यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो बांकीपुर का अधिवेशन है, यहाँ पर किसने अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आर.एन. मुधोलकर के द्वारा इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और यहीं पर जो कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, इनको फादर कहा गया था कांग्रेस का। कांग्रेस का इनको जन्मदाता इसी अधिवेशन में कहा गया था बांकीपुर वाले में, इसीलिए ये अधिवेशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 1916 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये लखनऊ में आयोजित किया जाता है और लखनऊ में इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कांग्रेस जो 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया था, वो दोनों दल 1916 ईस्वी में फिर से एक हो गए थे इसी लखनऊ अधिवेशन में, इसीलिए ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इस अधिवेशन में समझौता हो गया था। इसीलिए इस अधिवेशन को तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लखनऊ का 1916 वाला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, जहाँ पर कि नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में समझौता हो गया था। इसके बाद 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो सर एनी बेसेंट ने किया था और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनी थी और 1917 में लगभग 32 साल तक लगभग 32 साल तक कांग्रेस में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। पहली बार 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी जो कि एक महिला थी, इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि यहाँ पर ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1917 में, यहाँ पर पहली बार भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। इसीलिए पूछा जाता है इसीलिए पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन-सा ऐसा अधिवेशन था जहाँ पर कि पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी का। इसके बाद आता है 1920 ईस्वी का नागपुर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सी विजय राघवाचारी ने किया था और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अनुमति दी गई थी कि आप जब चाहे असहयोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इस बात की अनुमति कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। इसीलिए ये अधिवेशन जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 1923 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन काकीनाडा में आयोजित किया गया था और यहाँ पर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसीलिए ये अधिवेशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये 1923 ईस्वी के काकीनाडा वाले अधिवेशन में हुई थी,
जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि 1924 के कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। और इसका महत्वपूर्ण होने के पीछे कारण क्या है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये यही वाला कर्नाटक के बेलगांव वाला अधिवेशन ही था, जहां पर कि महात्मा गांधी ने एक बार और एक बार ही सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो था कर्नाटक का बेलगांव वाला अधिवेशन। इसके बाद 1925 ईस्वी का अधिवेशन आता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ये आयोजित किया गया था कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसी भारत की महिला के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। अर्थात कांग्रेस में पहली बार कोई भारतीय महिला जो है वो अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम सरोजनी नायडू था। इसीलिए कानपुर का 1925 वाला अधिवेशन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 1928 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो 1928 ईस्वी वाला कलकत्ता अधिवेशन था, यहाँ पर एक विदेश विभाग की स्थापना की गई। मतलब कि विदेशों से संपर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने एक अपना निकाय स्थापित किया था। इसीलिए ये जो अधिवेशन है कांग्रेस का कलकत्ता का 1928 ईस्वी वाला, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अगले साल कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1929 ईस्वी में, ये लाहौर में किया गया था। और लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने पूर्ण स्वराज का मांग रखा था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अच्छा, स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर क्या है? तो स्वराज कांग्रेस का ये मानना था कि स्वराज का अर्थ ये है कि हम अंग्रेजों के अंदर रह करके अपने भारत की शासन व्यवस्था को चलाएंगे, ये स्वराज था। और पूर्ण स्वराज की मांग ये थी कि अंग्रेज जो है वो अपने देश ब्रिटेन चले जाएं, हम लोग अपना खुद का शासन अपना स्थापित कर सकते हैं, ये पूर्ण स्वराज था। और ये इस पूर्ण स्वराज की मांग 1829 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको रखी गई थी। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही प्रभाव रहा था कि हमारा देश का संविधान जब बन करके तैयार हुआ तब भी इसको प्रतीक्षा की गई, और 26 जनवरी के दिन इसको लागू किया गया था, क्योंकि इसी दिन हमारे देश में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके बाद कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के माध्यम से भारत के लोगों के लिए मूल अधिकार की मांग अंग्रेजों से की गई थी। और गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था ब्रिटेन में जाने को लेकर के गोलमेज सम्मेलन के लिए, उसका भी यहाँ पर अनुमोदन किया गया था। इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 1936 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन आता है, जहाँ पर कि कांग्रेस के एक पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। तो ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। इसके बाद 1937 ईस्वी का कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ये अधिवेशन जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि शहरों की बजाय गांव में आयोजित किया गया था। और ये हुआ कहाँ पर था, तो ये महाराष्ट्र का एक गांव है फैजपुर, उस फैजपुर गांव में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।
और ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि कांग्रेस का कौन-सा ऐसा अधिवेशन था जो कि गाँव में आयोजित किया गया था? तो वो था फैज़पुर अधिवेशन, जो कि 1937 ईस्वी में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1938 ईस्वी वाला। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको आयोजित करने वाले, इसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे, वही अपने आप में इतने महत्वपूर्ण थे कि ये अधिवेशन कांग्रेस का अपने आप महत्वपूर्ण बन जाता है। और वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। और ये अधिवेशन जो है वो हरिपुरा में हुआ था 1938 वाला। हरिपुरा पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है गुजरात में। अर्थात कांग्रेस का 1938 ईस्वी वाला जो अधिवेशन है वो गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में झंडा गीत को स्वीकार किया गया था। इसके अगले साल 1939 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें विवाद हो गया था इसलिए ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो 1939 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन है, ये मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के भीतर ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा गया। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे। और जो महात्मा गांधी हैं वो पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन कर रहे थे। बावजूद इसके कि सुभाष चंद्र बोस का इस चुनाव में विजय हो गया, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार गांधी की हार है, जिसकी वजह से गांधी के मानने वाले जितने भी लोग कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में शामिल थे, उन लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया एक-एक करके। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब पूरी समिति खत्म हो जाएगी तो फिर मैं अध्यक्ष बन कर के क्या करूँगा? तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो इस त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसके बाद कांग्रेस का एक और अधिवेशन महत्वपूर्ण आता है और वो अधिवेशन है 1946 ईस्वी का जो कि मेरठ में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में ही जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए इसीलिए ये अधिवेशन जो है वो 1946 ईस्वी का मेरठ वाला आचार्य जेबी कृपलानी का ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो जेबी कृपलानी हुआ करते थे। इसके बाद देश जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1948 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। और यही वो सीतारमैया हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक पुस्तक है जिसका नाम है कांग्रेस का इतिहास। उस पुस्तक का विमोचन इसी कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, इसीलिए ये अधिवेशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस से संबंधित तथ्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन्हीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ये वन लाइनर फॉर्मेट तैयार किया गया था, ताकि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो कांग्रेस से संबंध में ये जो वीडियो था, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी इसी तरीके की आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।